नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। कुल 574 दफ्तर बंद करेंगे सुक्खू। अभी तक 400 दफ्तर या संस्थानों पर लग चुके हैं ताले। कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट के फैसले के अनुसार जयराम सरकार में खोले गए कुल 574 दफ्तरों या संस्थानों को बंद किया जाएगा। ये संस्थान या तो अपग्रेड हुए थे या नहीं खोले गए थे, लेकिन किसी भी संस्थान के लिए वित्त विभाग ने अपनी हरी झंडी नहीं दी थी। इस आधार पर कैबिनेट से ऑर्डर हुआ था कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इन्हें डिनोटिफाई करने के आदेश जारी किए थे। पिछले 3 दिन में 400 के आसपास सरकारी संस्थान डिनोटिफाई हो चुके हैं। यह क्रम जारी है कि और गुरुवार को भी तकनीकी शिक्षा विभाग और पशुपालन में डिनोटिफिकेशन हुई है। इस प्रकार से कुल 574 सरकारी दफ्तरों या कार्यालयों को बंद किया जाएगा। गुरुवार को तकनीकी शिक्षा विभाग में अप्रैल 2022 के बाद खोले गए 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज और 15 से ज्यादा ITI को डिनोटिफाई किया गया है। बहुत से ITI और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए ट्रेड शुरू किए गए थे, उनको भी वापस ले लिया गया है। पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के चुनाव क्षेत्र धर्मपुर के चौलथरा में खोला गया पॉलिटेक्निक कॉलेज भी डिनोटिफाई हो गया है। इसे 74 साल के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खोला था। दूसरी तरफ भाजपा बंद किए जा रहे दफ्तरों का विरोध कर रही है और अब STM के माध्यम से ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इस कारण कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों पर भी दबाव बढ़ा है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने फैसले के साथ जाने का निर्णय किया है और सरकार को साफ निर्देश है कि अप्रैल 2022 के बाद अपडेट किया गया कोई भी दफ्तर नहीं छोड़ा जाए। सिर्फ शिक्षा विभाग में नए खोले गए स्कूलों व कॉलेजों को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। इस विभाग में करीब 400 स्कूल और 26 नए कॉलेज खुले थे, जिनको लेकर फैसला फाइल पर होगा। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा है कि छोटे से हिमाचल प्रदेश में ही इतना भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है तो फिर पूरे भारत में भ्रष्टाचार से कितनी लूट हो रही है, यह सोचकर ही सिर चकराने लगता है और शर्म से सिर झुक जाता है। शांता कुमार ने कहा कि लोकसभा का एक अधिवेशन केवल और केवल इसी विषय पर विचार करने के लिए होना चाहिए। पार्टियों की दीवारों से ऊपर उठकर पूरे देश के नेता इस विषय पर विचार करें, कानून बदला जाए, गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों पर फांसी की सजा देने का प्रावधान किया जाए। लगभग 10 वर्ष पहले हिमाचल के गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति का केंद्र से आया हुआ लगभग 250 करोड़ रुपए फर्जी छात्रों को कागज पर बांट दिया गया। इसमें प्रमुख अधिकारी अध्यापक शामिल थे। अब CBI जांच कर रही है। देवभूमि कही जाने वाली हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के मंदिरों में इस प्रकार का भयंकर भ्रष्टाचार सोचकर शर्म आती है। उन्होंने कहा कि 42,000 फर्जी डिग्रियां लगभग 1,000 करोड़ रुपए में बेच दी गई। बेचने वाला परिवार सहित विदेश में मौज कर रहा है। उसके बैंक खाते में अब कोई धन नहीं है। जांच हो रही है तो होती रहेगी। शांता कुमार ने कहा, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में कई प्रदेशों के लगभग 200 आरोपी हैं। पुलिस के घर में ही चोरी हो रही है और अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। बहुत शर्मनाक है। जांच पड़ताल चल रही है। उन्होंने कहा कि इन 3 मामलों के अतिरिक्त नशा आदि सैकड़ों अपराध और भी हैं जो प्रदेश में है। इस किस्म का भयंकर भ्रष्टाचार जब होता है तो यह बात कई लोगों तक पहुंचती होगी, उसी समय सरकार तक सूचना क्यों नहीं मिलती। भाजपा विधायक दल की बैठक 25 को चुन सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। भाजपा की गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से 2022 के पार्टी के सभी प्रत्याशियों की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि भाजपा विधायक दल की बैठक 25 दिसंबर को पीटरहॉफ शिमला में होगी। इसमें पार्टी नेता प्रतिपक्ष चुन सकती है। इस संबंध में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से भी चर्चा हो चुकी है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष की कमान संभालेंगे या किसी अन्य नेता को ही जिम्मा दिया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसमें जयराम ठाकुर ने बताया कि किस प्रकार सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बदली की भावना से काम कर रही है। कार्यालय बंद किए जा रहे हैं। इसके विरोध में वीरवार को 8 मंडलों में ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और हर मंडल में धरना प्रदर्शन व ज्ञापन सौंपे जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश में भाजपा की लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। हिमाचल में भाजपा ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के कांगड़ा, हमीरपुर व शिमला के सांसद 4 जनवरी से संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। कांग्रेस के कब्जे वाले मंडी संसदीय क्षेत्र में संगठन के पदाधिकारी बूथ, मंडल व जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अगले साल की योजना तैयार करेंगे। अब तक जो हुआ है उसे तरजीह देने के बजाय आगे क्या करना है, भाजपा इसकी योजना तैयार कर रही है। भले ही हिमाचल राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक तौर पर ज्यादा बड़ी हैसियत नहीं रखता है, इसके बावजूद 2024 के चुनाव में भाजपा एक एक सीट को काफी महत्व देगी। इसे देखते हुए 4 सीट वाले हिमाचल को भी महत्व दिया जा रहा है। भाजपा की दिल्ली में हुई बैठक में साफ कहा है कि सभी सांसदों व प्रत्याशी रहे नेताओं को बूथ से राज्य स्तर तक के कार्यक्रमों में भाग लेना है। कुछ दिन पहले दिल्ली में संगठनात्मक बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। आने वाले समय में उनसे रिपोर्ट तलब की जाएगी। इसके आधार पर 2024 में प्रत्याशियों के नाम तय किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा ने सक्रियता से लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। सुक्खू के नाम वाली डिनोटिफिकेशन पट्टिका बनाकर विरोध, दफ्तर बंद करने पर विफरी भाजपा। सरकार द्वारा पूर्व सरकार में 1 अप्रैल 2022 के बाद खुले दफ्तरों को बंद करने पर भाजपा बिफर गई है। भाजपा ने प्रदेश में उन सभी जगहों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जहां पर भाजपा की ओर से दफ्तरों को बंद किया गया है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री सुक्खू के नाम वाली डिनोटिफिकेशन पट्टिका बनाकर अपना विरोध कर रहे हैं। भाजपा ने प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने तक भाजपा सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती रहेगी। इस दौरान एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे गए। गुरुवार को शिमला भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मेहता की अध्यक्षता में शिमला में विरोध प्रदर्शन किया गया। डीसी कार्यालय के बाहर धरना कर कार्यकर्ताओं ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। मेहता ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जन्म दिया, बावजूद इसके सरकार जनता के विरोध में कार्य कर रही है। जनता हितैषी कार्य करने के बजाय कांग्रेस सरकार जयराम सरकार द्वारा जनता के हित में लिए गए निर्णयों को डिनोटिफाई कर रही है। मंत्रिमंडल का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। कांग्रेस सरकार ने 307 से अधिक कार्यालयों को बंद कर दिया है। विपक्ष इसे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। यह एक सांकेतिक धरना है। आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। भाजपा ने निर्णय लिया है कि जिन संस्थानों पर नए खोले गए संस्थान बंद किए गए हैं, वहां के एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कार्यालयों को बंद करने पर आपत्ति जताई है। सुक्खू सरकार ने अभी तक शिलाई, पौंटा साहिब, पछाद, ढोड़ू, सोलन, श्री रेणुका जी, शिमला ग्रामीण, सुजानपुर, सिराज, सुलह, चुरा, रामपुर, कुमारवी और झंडुता में संस्थान बंद किए हैं। इन जगहों पर विरोध प्रदर्शन करके भाजपा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। शिमला में एसडीएम के जरिए ज्ञापन भेजा जाएगा। जिला हमीरपुर से मुख्यमंत्री बनने के बाद अब मंत्री पद को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। इस पद की दौड़ में हमीरपुर जिले के 2 विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और राजेंद्र राणा शामिल हैं। जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। नादौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री है। भोरन से सुरेश कुमार पहली मर्तबा विधायक बने हैं। इस फेहरिस्त में मंत्री पद के लिए विधायक इंद्रदत्त लखनपाल का दावा मजबूत लग रहा है। इसके पीछे की वजह लखनपाल के राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस के अग्रणी संगठन से होना मानी जा रही है। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्रदत्त ने 15 साल से भाजपा के कब्जे में रहे बड़सर के किले को ढाया है। वर्ष 1998 से लेकर 2012 तक बड़सर विधानसभा क्षेत्र से बलदेव शर्मा लगातार 3 बार विधायक रहे। लखनपाल ने न केवल भाजपा के कब्जे वाली सीट पर जीत का परचम लहराया, बल्कि इस बार के चुनाव में जीत की हैट्रिक भी लगाई। वर्ष 2012 से 17 तक वीरभद्र सिंह सरकार में लखनपाल प्रदेश सरकार के मुख्य संसदीय सचिव भी रहे हैं। हालांकि शिमला विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और इंद्रदत्त लखनपाल एक साथ रहे हैं। कोविड के खतरे को लेकर हिमाचल अलर्ट, अस्पतालों में टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश। विदेशों में बढ़ते कोविड संक्रमण और देश में भी कोरोना वायरस के BF7 वेरिएंट के कुछ मामले आने के बाद हिमाचल में इससे बचने के लिए अलर्ट जारी हो गया है। गुरुवार को प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पांडा की ओर से प्रदेश के सभी CMO व अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई। बैठक में आदेश दिए गए कि अस्पतालों में कोरोना वायरस की टेस्टिंग बढ़ाई जाए।
कोविड के BF7 वेरिएंट की तलाश के लिए रेट टेस्ट के बजाय अब RT-PCR टेस्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। RT-PCR टेस्ट से वायरस के CT वैल्यू पता चलती है। जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान इस वैल्यू से ही पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस का कौन सा वेरिएंट है। प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाषीष पंडा का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोई बंदिशें नहीं लगाई जाएंगी, लेकिन प्रदेश के सभी लोगों से अपील की गई है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और हाइजीन का भी ध्यान रखें, तभी कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। वहीं लोगों को प्रिकॉशन डोज लगवाना अनिवार्य होगा। राजस्थान फार्मूले पर हिमाचल में मिलेगी पुरानी पेंशन, एरियर और कम्यूटेशन पर भी कैबिनेट लेगी फैसला। हिमाचल में करीब 18 साल बाद ओल्ड पेंशन को बहाल करने पर बैठकों का दौर तेज हो गया है। वित्त विभाग ने ऐसा कोई नहीं है जिस दिन इस मुद्दे पर कोई बैठक ना हो। सभी विकल्पों को स्टडी करने के बाद राजस्थान मॉडल को ही अपनाने पर सहमति बनी है। हालांकि अंतिम फैसला कैबिनेट लेगी। नई साल में ही कर्मचारियों को यह राहत मिलेगी। वित्त विभाग के पास वर्तमान में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब ये 4 तरह के मॉडल उपलब्ध हैं। सबसे आसान पंजाब का मॉडल है, जिसमें स्कीम बाद में घोषित करने का प्रावधान है, लेकिन कर्मचारियों को बिना समय गंवाए लाभ देने का फार्मूला राजस्थान का है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी यही निर्देश दिए हैं कि NPS में जा रहा कंट्रीब्यूशन रोककर ओल्ड पेंशन को लागू किया जाए। यदि ऐसा करना है तो 2 साल वित्त विभाग के सामने हैं, जिन पर आजकल चिंतन चल रहा है। पहला यह है कि यह कंट्रीब्यूशन के तौर पर जा रहे हैं। यह 1632 करोड़ में से राज्य सरकार के शेयर के 952 करोड़ किसी कॉर्पस फंड में रखे जाएं या ट्रेजरी में ही रहने दें। ओल्ड पेंशन पर हम हर उपलब्ध विकल्प पर विचार कर रहे हैं। यह सरकार की कमिटमेंट है कि और कैबिनेट जो फैसला करेगी वह अंतिम फैसला होगा। वित्त विभाग सभी तरह के विकल्प कैबिनेट के सामने रखेगा। कोई कानूनी अड़चन न आए, इसके लिए वर्तमान नियमों और अधिनियमों को भी स्टडी किया जा रहा है। %40 तक सस्ती होंगी 127 दवाएं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने घटाई कीमतें। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 127 आवश्यक दवाओं की कीमतों में संशोधन किया है। NPPA ने कुछ दवाइयों की कीमतों में 40% तक की कमी की है। जिन दवाओं की कीमत में कटौती की गई है उसमें मुख्य तौर पर बुखार की दवा पैरासीटामोल, यूरिक एसिड कम करने वाली दवा, मलेरिया, कैंसर सहित अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स शामिल है। वहीं मेटामॉर्फिन और मोंटेलुकास्ट सहित कुछ दवाओं की कीमत बढ़ गई है। दवा नियामक ने कीमतों में संशोधन औषधि आदेश 2013 के तहत किया गया है। NPPA द्वारा उपनिदेशक महावीर सैनी के हवाले से जारी अधिसूचना में 127 अनुसूचित दवाओं की कीमतों में फेरबदल किया गया है। इनमें से कुछ दवाओं की खुदरा कीमतें तय की गई हैं, जबकि कुछ की कीमतों में कटौती की गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि NPPA औषधि आदेश के तहत अनुसूची 1 में शामिल आवश्यक दवाओं का अधिकतम मूल्य तय करता है। जो दवाएं मूल्य नियंत्रण के तहत नहीं आती है, उसके निर्माताओं को सालाना 10% खुदरा मूल्य बढ़ाने की अनुमति है। IPL के 16वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन में हिमाचल के भी 9 खिलाड़ी शामिल हैं। केरल के कोच्चि में शुक्रवार को देश और विदेश के कुल 405 खिलाड़ियों पर बोली लगने जा रही है। इनमें पिछले सीजन में पंजाब किंग्स से खेलने वाले वैभव अरोड़ा के अलावा मयंक डागर, आकाश वशिष्ठ, एकांत सेन, सुमित वर्मा, प्रशांत चोपड़ा, अंकुश बैंस, पंकज जायसवाल और कंवर अभिनव शामिल हैं। IPL की नीलामी में पहली बार हिमाचल के इतने खिलाड़ियों पर बोली लगने जा रही है। घरेलू क्रिकेट में इन सभी खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है। पिछले दिनों खेली गई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन खिलाड़ियों ने सबको प्रभावित किया है। हिमाचल की टीम फाइनल तक पहुंची थी, जहां टीम को मुंबई से हार का सामना करना पड़ा। इन सभी खिलाड़ियों का बेस प्राइस 20 लाख रुपए है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।